हाँ, हमारे सभी विद्यार्थियों का वेलकम है इस YouTube चैनल में। एक पीरियड फिजिक्स का हमने पूरा कर लिया है, अब अगला स्टार्ट करेंगे। तो मात्रकों की पद्धतियाँ ये बता दिए थे, या CGS पद्धति मात्रकों की। जैसे मात्रक समझ लीजिए, मात्रक बताए हैं भौतिक राशियों का मापन जिनसे किया जाता है, उनको कहते हैं मात्रक। मात्रकों के लिए 4 पद्धतियां हैं: CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति। तो इनको डिटेल पर अभी नहीं बता रहे हैं। अब लंबी दूरी मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? तो लंबी दूरी का मापन करना हो कौन कौन सी विधियां हैं? तो एक है रिफ्लेक्शन मेथड या इको मेथड, यानी परावर्तन विधि या कहिए प्रतिध्वनि विधि। इसमें किया क्या जाता है, इसी को पहले देख लेते हैं। प्रतिध्वनि विधि से लंबी दूरी का मापन किया जाता है। लंबी दूरी समझ रहे हैं, जैसे यहाँ से कुछ दूरी पर कोई पहाड़ी है और उस पहाड़ी की दूरी हमें बताना है। पहाड़ी की दूरी कितनी है? x। पहाड़ी की दूरी है x। हम यहाँ से v चाल से या v वेग से ध्वनि छोड़ेंगे, यानी आवाज़, साउंड। तो v वेग से हमारा साउंड जाएगा, कहाँ जाएगा? पहाड़ी तक। मान लीजिए यहाँ पर पहाड़ी है, तो हमारा साउंड v वेग से पहाड़ी तक गया। तो कितना चला वो? जाते समय कितना चला? x। और यहाँ से टकरा कर वह ध्वनि परावर्तित होगा, वापस होगा, फिर हमारे पास तक, जहाँ हम थे वहाँ तक वो ध्वनि वापस आई। तो वापस आने में उसको कितना दूर चलना पड़ा, सोचिए, x। तो आने में और जाने में, पहाड़ी तक जाने में, पहाड़ी से लौटने में कितना दूरी तय किया? 2x। और ध्वनि की चाल कितना है? v है। और आने जाने में दूरी कितना? तो जाने में x, आने में x, यानी 2x दूरी। कितने समय में ध्वनि परावर्तित होकर लौट आई? वो समय मान लीजिए t। चाल कितना है ध्वनि का? v। और आने जाने का पूरी दूरी कितनी है? 2x। इस सूत्र में अगर हम रख दें दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी 2x बराबर v गुणे t। समय कितना हम मान रहे हैं? t। कौन सा समय? ध्वनि जब पहाड़ी तक गई वो, और पहाड़ी से टकरा कर वापस आई वो, पूरा समय हम t कह रहे हैं। और चाल जो है, जाते समय ध्वनि की चाल भी, आते समय भी ध्वनि की चाल भी, यानी पूरे समय ध्वनि की चाल भी। और दूरी देखिए, जाते समय दूरी x, आते समय दूरी x, यानी कुल दूरी 2x। अब देखिए 2x बराबर v गुणे t। तो इस 2 को आप ले आएंगे बटे में, तो x का मान आ गया v गुणे t अपान 2। अब कल्पना कीजिए कि हमने क्या पाया। हमने पाया x का मान, यानी पहाड़ी की दूरी।
क्या सचमुच आप पहाड़ी की दूरी पा गए? यस, क्योंकि ध्वनि की चाल हमें मालूम ही रहेगी पहले से, और समय समय हम वहाँ मेजर कर लेंगे कि हमको अपनी आवाज़ निकाले ज़ोर से, हल्लो, तो हमारी आवाज़ गई पहाड़ी तक, और लौट के पुनः हमारे कान में कितने समय तक पड़ी वो समय हमको मालूम हो जाएगा, जिसको हमने टी कहा है। फिर गुणा करके 2 का भाग दे देंगे तो रियल में हम पहाड़ी की दूरी पा जाएंगे। अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का पता कैसे लगाएंगे? यही मेथड है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का पता लगाना हो तो हम लेजर बीम का उपयोग करेंगे, लेजर किरण का उपयोग करेंगे। लेजर क्या है? किरण है, विकिरण है। ये देखिए रेडिएशन लिखा है, रेडिएशन माने विकिरण। लेजर का पूरा नाम याद रख लीजिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेजर का पूरा नाम है, इसको याद करना पड़ेगा। हम बता रहे हैं कि लेजर एक विकिरण है। इस विकिरण से यानी लेजर से हम यहाँ बैठे बैठे चंद्रमा की दूरी का पता लगा लें। कैसे पता लगाएंगे? सोचिए, लेजर किरण को पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेज दिए। मान लीजिए चंद्रमा कितना दूर है? यक्स दूरी पर है। तो यहाँ से लेजर जाएगा, यक्स दूरी तक जाएगा तो चंद्रमा पर पहुँचेगा, चंद्रमा तक, और उसका वेग, लेजर क्या है? लेजर विकिरण है, जैसे सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश का वेग हम क्या कहते हैं? c। प्रकाश का वेग कोई भी नहीं कहता, हर व्यक्ति प्रकाश के वेग को क्या कहता है? c। और c का मान भी सब लोग जानते हैं, 3 गुणे, याद भी रहना चाहिए किसी को अगर नहीं मालूम है तो प्रकाश का चाल है 3 गुणे 10 का घात 8, 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर, इतना मीटर और प्रति सेकंड। ये तो मान है, वैसे प्रकाश की चाल हम c करके अपना काम चलाते हैं। फिर देखिए, लेजर किरण को पृथ्वी से हम चंद्रमा की ओर भेजते हैं जो यक्स दूरी पर है। अब लेजर का वेग है c। अब c वेग से लेजर जाएगा, यक्स दूरी तक जाएगा। ऐसे चंद्रमा है, यहाँ चंद्रमा है, यक्स दूरी तक गया और चंद्रमा से टकराया। देखिए कितना गया? यक्स दूरी तक गया। अब वहाँ से पुनः लौटेगा तो कितना चला? फिर यक्स चला। तो आने जाने में कुल दूरी देख लीजिए, कुल दूरी कितना है? 2x। और जाते समय भी लेजर का वेग c था, आते समय भी वेग नहीं बदलेगा, c ही रहेगा। यानी ऑल टाइम लेजर की चाल कितनी रही? c। और समय जो है हमको पता लग जाएगा, लेजर वहाँ जाएगा, चाँद पर टकरा के लौटेगा, तो यहाँ हम उसको देख लेंगे कि कितने टाइम में हमारी लेजर किरण लौट आई। तो समय हमको मालूम हो जाएगा। तो 2x बराबर c गुणे t, x बराबर c गुणे t, और इस 2 को हम ले आएंगे बटे में। तो इस तरह से x का मान निकल गया, यानी चंद्रमा की दूरी हमको पता चल गई। अगर लेजर का चाल मालूम हो
आने जाने में कितना टाइम लगा वो पता चल जाए तो चंद्रमा की दूरी ये सूत्र बता दे रहा है। यानी लेजर किरण से हम चंद्रमा की दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए, समुद्र के अंदर भी लड़ाकू पनडुब्बी वगैरह होते हैं, यानी समुद्री युद्ध होता है। जासूस लोग समुद्र के अंदर अंदर भी भ्रमण करते हैं। मान लीजिए हमारी भी पनडुब्बी अंदर जा रही है, उधर से दुश्मन की पनडुब्बी आ रही है, तो हमको जानकारी चाहिए कि कहीं कोई दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं है सामने कुछ दूरी पर, या फिर हम स्पीड से हमारी पनडुब्बी पानी में जा रही है और सामने कोई बड़ा सा पत्थर आ जाए तो ठोकर लग सकता है, वो भी पता लगना बहुत ज़रूरी है। या समुद्र की गहराई कितनी है, उसका तल कितना नीचे है, ये भी हमको कहीं कहीं जानने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, समुद्र के अंदर कोई पत्थर है, चट्टान है, कोई सामान पड़ा है, कोई जहाज डूबी है ना, कुछ भी पता लगाना हो कि कहाँ है, कितनी दूरी पर, तो हम सोनार तकनीकी का उपयोग करते हैं। सोनार तकनीकी। अब सोनार का मतलब क्या है? ये भी एक ध्वनि है। सोनार भी, ये देखिए, अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी पराबैंगनी ध्वनि। ठीक, अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि। ठीक, जिनको हम सुन नहीं सकते, वैसे श्रव्य ध्वनि को हम सुनते हैं, पराश्रव्य को नहीं सुनते। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग हम सोनार तकनीकी में करते हैं। सोनार का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। SO का मतलब हो गया साउंड, और NA का मतलब हो गया नेविगेशन, और एंड हो गया, फिर R का मतलब हो गया रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब हम वही सिस्टम सब अपनाएंगे कि सामने मान लीजिए कोई चट्टान है, यहाँ पर कोई चट्टान है यहाँ पर, और यहाँ से हम अल्ट्रासोनिक साउंड को भेजेंगे, ऐसे भेजेंगे, ये जा रहा अल्ट्रासोनिक साउंड। जाते समय कितना दूर गया, माना कि x दूरी पर है वो चीज़। अब वहाँ से टकरा कर अल्ट्रासोनिक साउंड वापस आएगा, तो फिर उसको x दूरी तक चलना पड़ा। यानी कुल दूरी आने जाने का देखा जाए तो कितना है, x है, ऐसे ही x है। और अल्ट्रासोनिक साउंड जो है, ये भी वही लगभग प्रकाश के चाल से चलेगा। यानी इसकी चाल को भी हमने c कह देंगे, c हम कह देंगे, और आने जाने का समय t कह देंगे, तो यही सूत्र आ जाएगा। यही सूत्र यहाँ भी आ जाएगा, x बराबर c गुणे t/2। यानी हम सोनार तकनीकी से समुद्र की गहराई का पता लगा लेंगे, और समुद्र के अंदर कोई चीज़ पड़ा है कुछ दूरी पर, उसको समझ लेंगे। अब देखिए, आकाश में कोई लड़ाकू विमान है, बम वगैरह लिए हुए, दुश्मन देश से आ रहा है, और हमारी नज़र उस पर नहीं पड़ सकती, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे विमान बनाए गए हैं कि दुश्मन देश के अंदर पहुंच जाए तो वो विमान हमको दिखाई भी नहीं देगा। ऐसा उसमें कलर पेंट कर देंगे, ऐसी तकनीक अपना देंगे कि उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। तो उसको कौन पकड़ेगा? राडार पकड़ेगा। उसको कौन पकड़ेगा? राडार। राडार से हम पता लगाते हैं कि कोई विमान आकाश में है कि नहीं है, कितनी दूरी पर है।
ये जानने के लिए हम राडार का इस्तेमाल करते हैं। अब राडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। राडार का मतलब हुआ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये चीज़ याद रखिए। राडार में कौन, जैसे देखिए, एक हम बताए थे लेजर विकिरण है, और एक बताए थे सोनार, उसमें साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये राडार है, इसमें रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। यानी रेडियो तरंग को हम आकाश की ओर भेजते हैं, और रेडियो तरंग जाता है आकाश में। अगर कोई विमान वगैरह है तो वहाँ से वो टकरा कर लौटेगा, तो वही सूत्र पुनः लगाएंगे, 2x बराबर v गुणे t, यानी x बराबर v गुणे t बटे 2। तो v क्या है? राडार में जो रेडियो तरंग है उसका वेग है। हालांकि ये भी v जो है, वेग जो है, प्रकाश के वेग के ही बराबर होगा। इसको c भी कह सकते हैं। जहाँ हमने v कहा है उसको आप c कह सकते हैं, क्योंकि रेडियो तरंग जो है, रेडियो विकिरण जो है, वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी प्रकाश के रेंज का चीज़ है। तो प्रकाश के वेग से ही वो जाएगा। तो आप इतना चीज़ आप जान गए। अब इसको आपको रटना है। छोटी, जैसे देखिए, मीटर लंबाई के लिए क्या होता है? मीटर लंबाई बताने के लिए हम काहे का इस्तेमाल करते हैं? मीटर। अगर बड़ी लंबाई है तो किलोमीटर में भी कर सकते हैं। छोटी लंबाई बताना है तो सेंटीमीटर का उपयोग कर सकते हैं, और छोटी लंबाई है तो मिलीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर बहुत छोटी लंबाइयों की चर्चा करना है, जैसे परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, तो सोचिए कि जो परमाणु हमको आँख से दिखाई तक नहीं देता, अब उसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो वो त्रिज्या कितनी कम होगी? तो उनके लिए अलग मात्रक है। देखिए, इनको आप तुरंत याद करिए कि 10 का घात -15 मीटर है, तो उसको आप पढ़िए 1 फर्मी मीटर। 10 का घात -10 मीटर है, तो उसको आज से आप याद कर लीजिए 1 एंगस्ट्राम पढ़िए। 10 का घात -9 मीटर अगर है तो उसको आज से पढ़िए आप 1 नैनोमीटर। 10 का घात -12 मीटर अगर है तो उसको आप पढ़िए 1 पिकोमीटर। 10 का घात -3 मीटर है तो उसको आज से पढ़िए आप 1 मिलीमीटर। और 10 का घात -6 मीटर है तो 1 माइक्रोमीटर। 10 का घात -2 मीटर को आज से पढ़िए 1 सेंटीमीटर। तो इतना आप तत्काल याद करिए। 10 का घात -15 को फर्मी, 10 पावर -10 को एंगस्ट्राम, -9 नैनो, -12 पिको, -3 मिली, -6 माइक्रो, -2 सेंटी। तो -2 सेंटी, ये चीज़ याद रहना चाहिए। ये छोटे मात्रक हैं, ये मात्रक हैं। फर्मी क्या है? लंबाई का मात्रक। एंगस्ट्राम लंबाई का मात्रक। नैनोमीटर लंबाई का मात्रक। पिकोमीटर लंबाई का मात्रक। ये सब छोटी लंबाइयों के लिए मात्रक हैं।
अब आ जाइए बड़ी बड़ी दूरियों को बताने के लिए हम क्या, जैसे बड़ी दूरी हमको बताना है तो हम किलोमीटर में बताते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और छोट मोट दूरी है तो मीटर में बताएंगे, और छोट है तो सेंटीमीटर में बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ी दूरी बताने के लिए किलोमीटर भी छोटा पड़ता है, तब हम उसके लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष कितनी लंबाई को कहा जाता है, याद रखिए आज से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी को कहते हैं, तो देखिए यहाँ से प्रकाश छोड़ दीजिए मने मन, अपने मन से यहाँ से सोचिए कि प्रकाश चल दिया, रास्ता खुला है, कोई रुकावट नहीं है, तो प्रकाश किस स्पीड से जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश जाएगा। और अगर इसी स्पीड से प्रकाश 1 साल तक चलता ही रहे तो सोचिए कि प्रकाश कहाँ पहुँच जाएगा। कल्पना कीजिए कि 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकेंड में प्रकाश चल रहा है, और इसी स्पीड से वो साल भर चलता रहे तो 1 साल में वो कहाँ पहुँच जाएगा। 1 साल में वो जहाँ पहुँच जाएगा, 1 साल में प्रकाश जहाँ पहुँच जाएगा वहाँ तक की दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो देखिए कि 1 प्रकाश वर्ष कितनी लंबी दूरी है, बाप रे बाप, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से साल भर चले तो जितना दूरी पहुँचे वो दूरी है 1 लाइट ईयर। तब उसको हम मीटर में बना रहे हैं, कई मीटर हो जाएगा। तो देखिए 1 सेकंड में कितना चला, 3 × 10⁸ मीटर। तो 1 घंटे में कितना चला, 3600 का गुणा कर दीजिए, इतना मीटर। अब देखिए 3600 का हमने गुणा कर दिया तो इतना आया। अब देखा 3 × 36, ये लिख लिए, और जो है 2 जीरो ये 8 जीरो ये, यानी 10⁻10। अब देखा 1 घंटे में जब इतना चला भाई, 1 घंटे में इतना चला तो 1 दिन में कितना चलेगा, 24 का गुणा और मार दीजिए इसी में, तो 24 × इतना इतना इतना, तो ये जब 1 दिन में इतना चला तो 1 साल में कितना चलेगा, तो 365 का गुणा कर दीजिए, या 365.25 या सीधे 365 का गुणा। अब उठाइए भैया, आप कैलकुलेटर उठाइए, इनका गुणा कर डालिए और उसी में इसका गुणा कर डालिए। गुणा करने के बाद देखेंगे कि इतना मान आया, इतना, और गुणे 10⁻10, इतना मीटर 1 साल में प्रकाश चलेगा, इतना मीटर। अब इसको थोड़ा वैज्ञानिक संकेतन में लिखेंगे। दशमलव अभी मान लीजिए यहाँ है, नहीं है दशमलव तो लास्ट में मानते हैं। तो चलिए इधर आइए, 1 2 3 4 5 अंक आप इधर खिसक गए, 5 अंक इधर खिसक गए तो यहाँ 5 घात बढ़ जाएगा, 10 5 15 घात आ गया, और दशमलव यहाँ से चल करके यहाँ बैठ गया। कहाँ बैठ गया, 0.9 के बगल में बैठ गया। ये देखिए बैठा दिए। अब चाहे तो आप दशमलव वाला छोड़ भी सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे लिखिए 9 × 10⁻15, 9 × 10⁻15 मीटर
1 प्रकाश वर्ष होता है। ये बहुत लंबी दूरी है यार। अब आ जा खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय मात्रक यानी आकाश में सूर्य की दूरी, 2 तारों के बीच की दूरी, मंगल की दूरी, बुध की दूरी, ऐसे ऐसे दूरी वगैरह बताना है। बहुत लंबी लंबी दूरियां अगर हमको बताना है तो उसके लिए और भी मात्रक हैं। तो देखिए, एक है खगोलीय मात्रक, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU कहते हैं। और एक है परसेक। और बड़ी दूरी बताने के लिए बहरहाल 2 ठो हैं, खगोलीय मात्रक और परसेक। अब देखो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी कितना दूर है यार, सोचो। नहीं, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? तो ये देखो, मीटर में देखोगे तो 1.49 × 10⁻11 मीटर, इतना दूर है सूर्य। अब जो है, और इसको अगर 9 को हटा देंगे, दशमलव बाद 1 अंक लेना है, तो 4 को आप 5 कर दीजिए, तो बन गया 1.5 10⁻11 मीटर। अब इस दूरी को 1 AU कहते हैं। अगर इतना लंबाई कहीं पर है तो उसको कहेंगे 1 खगोलीय मात्रा। अब बताइए 1 परसेक कितना होता है? 1 परसेक, देखा, 1 परसेक किसको कहते हैं? देखा, एक चाप खींचिए ऐसे ऐसे ऐसे, एक चाप खींचिए ऐसे ऐसे ऐसे, एक चाप खींचिए, चाप की लंबाई इतना रखिए, कितना? इतना, 1 AU यानी 1 खगोलीय मात्रा। तो इतना उसका चाप रखिए, ठीक। और 1/3600 का कोण बनाते हुए यहाँ से ऐसे आइए, इधर और इधर आइए, और कोण बनना चाहिए 1/3600। तो जितना दूरी पर ये कोण बनेगा, यहाँ से इस चाप द्वारा जितना दूरी पर ये कोण बनेगा, वहाँ से चाप तक की दूरी जो होता है 1 परसेक कहलाता है। अब ये शायद कठिन लगा हो, देखिए, अगर कठिन लगा हो तो फिर थोड़ा सा और देखेंगे और उसको देखेंगे कि क्या है, तो ये तो देखा, एक चाप आप खींचिए, एक चाप खींचिए, इसे चाप खींचिए, और चाप की लंबाई कितना होना चाहिए? चाप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ठीक, चाप की लंबाई, ये चाप है, और चाप की लंबाई इतना हो जितना अभी बताए थे, 1 AU। चाप की लंबाई कितना हो? 1 खगोलीय मात्रक के बराबर। और यहाँ से आप ऐसे बढ़िए, इतना दूर जाइए, इतना दूर जाइए कि यहाँ कोण कितना बने? कोण बने 1/3600 डिग्री। इतना यहाँ पर कोण बनना चाहिए, 1/3600 डिग्री। तो ये जो दूरी बनी, इसको कहते हैं 1 परसेक। इसको कहेंगे 1 परसेक। 1 परसेक दूरी जो है ये है।
अब इसको याद कर लेंगे, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। अब देखा 1 परसेक दूरी कितना होता है, तो चाप बटे त्रिकोण, दूरी बराबर चाप बटे कोण। तो चाप कितना है 1.4910 और कोण कितना बन रहा है 1 सेकंड। 1 सेकंड माने 1/3600 डिग्री। तो ये कोण का मान जो है ये नीचे वाला रखे हैं और चाप का मान हम ये ऊपर रखे हैं और इसको गुणा भाग करेंगे, गुणा भाग इसको करेंगे। देखा ये डिग्री है, जब रेडियन बनाएंगे रेडियन तो देखा π/180 रेडियन, यानी इसमें इसका गुणा कर दिए इतना बटे इतना। अब इसको गुणा भाग करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, ये गुणा करते रहेंगे, है ना। फिर देखिए इतना है इतना। अब इस दशमलव को अगर आप यहाँ ले जाके बैठाएंगे यहाँ, तो 2 घात यहाँ बढ़ करके हो गया 16। अब देखा 1 खगोलीय मात्रक से भी बड़ा होता है 1 प्रकाश वर्ष, उससे भी बड़ा होता है 1 परसेक। इन तीनों में तुलना कीजिए, 1 खगोलीय मात्रक कितना है, उससे भी बड़ा है 1 प्रकाश वर्ष और उससे भी बड़ा होता है 1 परसेक। ये बहुत बड़ी बड़ी दूरियों के लिए हैं। अब हमारे सामने एक बहुत मज़ेदार एकदम फैंटेस्टिक एक टॉपिक आया है, द्रव्यमान और भार। तो किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, याद करो। किसी वस्तु में समाहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। और उस द्रव्यमान में अगर गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाए, है गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दिया जाए, द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का अगर गुणा कर दिया जाए, बन गया mg। अब mg हो गया भार, जबकि m क्या है, द्रव्यमान। तो इसको कायदे से देखिए, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। तो अंतर कुछ नहीं है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अगर गुरुत्वीय त्वरण आपको मालूम है, द्रव्यमान में गुणा करके आप भार निकाल सकते हैं। भार को यहाँ W लिखे हैं क्योंकि वेट, द्रव्यमान को m लिखे हैं यानी मास, और गुरुत्वीय त्वरण को g लिखे हैं यहीं से क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो देखा संबंध आ गया, बहुत सुंदर संबंध आ गया, हर जगह के लिए उपयोगी, कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये संबंध आ गया। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, भार का मात्रक न्यूटन है, इसलिए आप कभी न समझिए कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज़ है। अब भार और द्रव्यमान जब एक ही चीज़ नहीं है तो क्या अंतर है, ये अंतर देखिए। द्रव्यमान माने पदार्थ की मात्रा और भार माने पदार्थ गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इसका संकेत यम है, इसका संकेत W है। ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। स्थान बदलने पर इसका मान नहीं बदलता और इसका मान बदल जाता है अगर अभी दिल्ली चले जाओ, पाकिस्तान या चीन चले जाओ, ठीक। तो अलग अलग स्थान पर मान अलग अलग होता है। काहे का मान बता रहे हैं यार, भार। तो भार जो है, भार हर जगह, जैसे ये गिलास है हमारे पास, इसका भार अभी होगा, मान लीजिए पॉइंट, इसका भार अभी होगा 0.2 न्यूटन।
लेकिन यही चले जाइए ध्रुवों के पास और इसको तौलिए तो 0.2 न्यूटन यहाँ है, तो वहाँ 0.3 न्यूटन इसका भार हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान अगर आपकी ये 50 ग्राम है तो ध्रुवों पर भी आप जाके देखेंगे तो द्रव्यमान रहेगा 50 ग्राम। तो हम क्या कह रहे हैं यार, थोड़ा सा हाँ भाई साहब बढ़िया समझो। देखो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, सुनो। द्रव्यमान माने पदार्थ की मात्रा और भार माने उस पर लगने वाला बल। बस द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम में इसको नापते हैं, और भार क्या है, इसका मात्रक न्यूटन है, न्यूटन में नापने वाली चीज़ है। द्रव्यमान में दिशा का बोध नहीं होता, ये अदिश है भैया, अदिश है। और ये देखो सदिश है। भार क्या है, सदिश। देखो भार हमेशा किसी वस्तु को नीचे ले जाता है, उसकी दिशा किधर है, नीचे की ओर। भार की दिशा किधर है, किधर है नहीं, किधर होती है, हमेशा नीचे की ओर। इसीलिए उसको कहते हैं भार। उसका डायरेक्शन होता है भैया डाउनवर्ड, नीचे की ओर। और द्रव्यमान जो है कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। जहाँ चले जाओ 5 किलो माने 5 किलो। जिसको आप यहाँ तौले हो 5 किलो, अमेरिका में भी जाओगे तौलोगे 5 किलो रहेगा, सोवियत संघ में जाके तौलो 5 किलो रहेगा। लेकिन भार भैया वहाँ बदल जाएगा, ठीक, भार वहाँ बदल जाएगा, समझ लो। इसको मापने के लिए जड़त्वी तुला, भौतिक तुला, देखो द्रव्यमान काहे में नापते हो, जड़त्वी तुला, भौतिक तुला। अब भार को काहे से नापते हो, स्प्रिंग तुला। और द्रव्यमान क्या है, पदार्थ का मौलिक गुण है। और भार क्या है, मौलिक गुण नहीं। इतना याद कर लो, क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सुनना हो तो इसको सुनो। मापन की यथार्थता, परिशुद्धता क्या है, एक्यूरेसी किसको कहते हैं और प्रिसीजन किसको कहते हैं, जानो। एक्यूरेसी यानी हम टाइपिंग करते हैं उसमें एक्यूरेसी नहीं है, मतलब वो एकदम वो नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और परिशुद्धता क्या है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी की माप, फिजिकल क्वांटिटी है क्या यार, बताए तो थे कि भौतिक राशि क्या है। जिनका भी आप मापन करते हैं, बल, त्वरण, वेग, संवेग, लंबाई, समय, धारा, ये सब भौतिक राशि है। भौतिक राशि की माप उसकी वास्तविक माप के नियरेस्ट हो तो कहते हैं कि मापन की यथार्थता अधिक। यानी हकीकत में इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, 12 इंच नहीं भैया, 12 सेंटीमीटर बोल रहे हैं जगो। हाँ, इसकी हकीकत की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और हम अगर नापें, इसको नापें तो कितना आया, 12 तो एकदम नहीं आएगा, लेकिन 11.9 सेंटीमीटर हम बता लिए, हमारे नाप में आ गया है। 11.9 सेंटीमीटर हमने नापा थे आया, जबकि हकीकत में 12 है। तो हमारा नाप क्या गलत है, नहीं गलत है ना। वास्तविक मान के बहुत करीब हम पहुंच गए हैं। हकीकत में इसकी जो लंबाई है हम एकदम उतना तो नहीं पाए, लेकिन वहाँ लगभग पहुँच गए। तो हम कह रहे हैं कि हमारी माप में एक्यूरेसी है, यथार्थता है। यदि एक्यूरेसी 100% है, एक्यूरेसी 100% मतलब एकदम वास्तविक मान। हालांकि 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगा, कुछ न कुछ तो गलत नापोगे, है ना। मतलब मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। जितना हमने मेजर किया, जितना हमने इसका नाप लिया पाया, अगर उतना उसका एक्चुअल माप भी है
तो मान लो एक्यूरेसी 100%, यानी यथार्थता कितना है 100%। अब यथार्थता समझ लो, यथार्थता माने सच्चाई। जितना उसका वास्तविक मान है अगर उतने हम माप दें या हल्का अंतर कर दें तो कहेंगे यथार्थता खूब है, खूब यथार्थता है। अब परिशुद्धता, देखो दोनों एक लगते हैं और एक हैं भी। परिशुद्धता माने शुद्ध माप, लेकिन फिर भी टेक्निकल अंतर है इसमें। परिशुद्धता यह बताता है कि वस्तु की माप किस सीमा तक की गई है। जैसे हम नापे, किसी चीज का लंबाई नापे हैं, देखो एक सेंटीमीटर लंबाई कितना नापे हैं, 1 सेंटीमीटर। और दूसर एक नालायक आया, उसी को नापा तो बता दिया, वो बताया 1.0 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि 1.0 सेंटीमीटर वो बता रहा है ना। वो बता रहा है, कितना बता रहा है समझो उसको, 1.0 सेंटीमीटर। फिर तीसर विद्वान महोदय आया, कहा हम नापते हैं कितना इसकी लंबाई है। वो नाप के बताया 1.00 सेंटीमीटर का। पक्का हम 1.00 सेंटीमीटर। एक और आए महान वैज्ञानिक, उन्होंने कहा मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम बहुत करेक्ट नापते हैं। और जब वो नापे भाई, नाप आया 1.000 सेंटीमीटर। आप बताओ किसका नाप सही है? सोचो, परिशुद्ध किसका माप परिशुद्ध है? तो सबसे परिशुद्ध